दोस्तों सबसे पहले आप इस आर्टिकल को देखिए। आज दुनिया में बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन वाली 1200 से भी ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी कौन सी थी? ये थी यूएस स्टील, जो साल 1901 में 1.4 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुकी थी। और इसका मालिक एक ऐसा इंसान था जिसने 2 बार अमेरिका को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया था, जो अपने एक इशारे से कंपनीज को बनाने और तबाह करने की ताकत रखता था। आज अमेरिका एक सुपर पावर है, तो इसके पीछे इस एक आदमी का दिमाग है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तक को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन की, जिसकी पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस ने मॉडर्न अमेरिका की नींव रखी और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? इसी सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1837 को, जब अमेरिका के हार्टफोर्ड में जॉन पियरपन मॉर्गन का जन्म हुआ था। जॉन की फैमिली अमीर और इन्फ्लुएंशियल थी, जहां उनके फादर जूनियस स्पेंसर मॉर्गन एक वेल्दी बैंकर और हार्टफोर्ड के सबसे बड़े ड्राई गुड्स के होलसेलर हो मैथर एंड को में पार्टनर हुआ करते थे। जब जॉन 10 साल के थे तब उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई और वो अपने पीछे काफी सारे धन दौलत को छोड़ गए। इस पैसे का यूज करके जॉन के फादर ने कंपनी में ज्यादा शेयर्स खरीदे और इसका नाम बदलकर मैथर मॉर्गन एंड को कर दिया। जॉन के फादर चाहते थे कि जॉन भी उनकी तरह बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में काम करे और इसके लिए वो उन्हें बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं। इसी सिलसिले में साल 1851 में वो बॉस्टन पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रूमेटिक फीवर का शिकार हो जाते हैं, जिसके सिम्टम्स इतने खतरनाक थे कि दर्द के कारण वो चल भी नहीं पाते थे। अब जॉन की फाइनेंशियल कंडीशन तो हमेशा से ही अच्छी रही थी, पर बचपन में उन्हें अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक तरफ जहां बाकी के बच्चे मैदान में खेलते कूदते रहते थे, उस उम्र में बीमारी के चलते जॉन घर के अंदर बैठकर किताबें और बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। जॉन के फादर का मानना था कि अगर जॉन के एनवायरनमेंट को बदल दिया जाए तो शायद वो ठीक हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने जॉन को पोर्टुगल के अजोरस आइलैंड पर भेज दिया। यहाँ पर वो करीब 1 साल तक रुके और ठीक होकर बाकी की पढ़ाई के लिए वापस बॉस्टन चले गए। साल 1857 तक वो बॉस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के स्कूल्स और कॉलेजेस से अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर चुके थे और फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थे। इस समय तक जॉन के फादर लंदन शिफ्ट हो चुके थे और अब वो जॉर्ज पीबडी एंड को नाम की मर्चेंट बैंकिंग फर्म में पार्टनर थे। अपने पिता के इन्फ्लुएंस से जॉन को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के एक बैंकिंग फर्म में काम मिलता है, जो उनके फादर की कंपनी का ही काम संभाला करती थी। जॉन ने कुछ सालों तक इस बैंकिंग फर्म में काम किया और फिर साल 1961 में उन्होंने अपना खुद का फर्म खोलने का फैसला किया, जिसका नाम था जे पियरपन मॉर्गन एंड को। जॉन की ये कंपनी भी उनके पिता के बैंकिंग एजेंट के तौर पर काम करती थी। हालांकि इससे पहले कि जॉन अपनी नई कंपनी के साथ मार्केट में पैर जमा पाते, अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और इस दौरान यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसके अनुसार 20 से 45 साल के सभी पुरुषों को वॉर में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। पर यहाँ पर एक शर्त ये भी रखी गई थी कि अगर कोई $300 पे करता है तो उसकी जगह किसी दूसरे को वॉर में खड़ा कर दिया जाएगा। जॉन पियरपन के लिए अपनी जान के आगे $300 देना कुछ भी नहीं था और देश से ज्यादा उन्हें अपने बिजनेस से प्यार था। वो $300 पे करके अपनी जान तो बचा ही लेते हैं, साथ ही वॉर के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर जबरदस्त प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। जॉन पियरपन सीमन स्टीवंस नाम के एक डिप्लोमेट के साथ मिलकर $3.5 पर राइफल के हिसाब से हॉल कार्बाइन राइफल्स खरीदते हैं और उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करा के सरकार को वही राइफल्स $22 पर पीस में बेच देते हैं। इस तरह वो वॉर के बीच अपने ही देश की गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर अपने पैसे को 600% तक बढ़ा लेते हैं। जॉन की जिंदगी में एक और माइलस्टोन आता है जब उनकी शादी अमेलिया स्टर्जस से होती है। जॉन और अमेलिया 2 साल से साथ में थे, पर शादी के समय अमेलिया ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रही थी। समय के साथ अमेलिया की तबीयत बिगड़ती जाती है और शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही उनकी मौत हो जाती है। 24 साल की उम्र में जॉन पियरपन मॉर्गन अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। अमेलिया के जाने के बाद जॉन ने खुद को टूटने नहीं दिया और अपने आप को पूरी तरह से काम के प्रति डेडिकेट कर दिया। दोस्तों, साल 1871 में जॉन के सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है, जब उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया के एक फाइनेंशियर एंथनी जोसेफ ड्रेक्सल से होती है। दोनों मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को नाम का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं, जो बाद में चलकर जेपी मॉर्गन एंड को बना और आज ये जेपी मॉर्गन चेज के नाम से जाना जाता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है।
दोस्तों जेपी मॉर्गन जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 1300% तक बढ़ चुका है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। कई लोग ये पहले से करते आ रहे हैं, पर कई लोग थोड़े न्यू इन्वेस्टर्स भी हैं जो पूछते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो इजिली इन्वेस्ट कर सके। तो इन सभी सवालों का जवाब है तेजी मंदी। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट है बाय वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फुल टाइम ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, और मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी तेजी मंदी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, जो मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन है। और इसके फाउंडर है मिस्टर वैभव अग्रवाल, जिन्हें मार्केट का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि ये पोर्टफोलियोज प्रोफेशनल टीम्स के द्वारा मैनेज और हर हफ्ते रिव्यू किए जाते हैं और मार्केट नीड के हिसाब से रीबैलेंस यानी कौन सा स्टॉक्स खरीदना या बेचना और कितनी क्वांटिटी में ये भी मैनेज किया जाता है। तेजी मंदी आपको डायरेक्टली टू रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो ऑफर करता है, जो है तेजी मंदी फ्लैगशिप और तेजी मंदी मल्टीप्लायर विथ हैंड पिक बास्केट ऑफ 15 to 20 क्वालिटी एंड वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आप इसमें लम सम या मंथली बेसिस पर छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो और सबसे बेहतरीन बात, इनकी सब्सक्रिप्शन फीस इज एज लो एज 99 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, अभी प्रोफेशनल्स के बनाए पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करिए विद तेजी मंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। दोस्तों जेपी मॉर्गन के अभी तक के करियर की बात करें तो वो ज्यादातर समय अपने पिता के बिजनेस से ही जुड़े रहे थे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी जान पहचान के दम पर वो वेल्थी इन्वेस्टर्स को ऐसे बिजनेसमैन से मिलाते थे जिनके पास विजन तो था पर पैसे की कमी थी, और इसी बीच वो एक अच्छी खासी कमीशन अर्न कर जाते थे। सालों की मेहनत के बाद जेपी मॉर्गन ने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था अमेरिकन रेल बोर्ड सिस्टम। अमेरिका में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने पीक पर था और ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने के लिए रेल नेटवर्क को तेजी से एक्सपैंड किया जा रहा था। जेपी मॉर्गन को यहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो केवल उनकी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की किस्मत बदलने वाली थी। दरअसल इस समय अमेरिका में मेनली 3 सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे थे, ऑयल, स्टील और रेल बोर्ड। ऑयल के सारे मार्केट पर जॉन टी रॉकफेलर की मोनोपोली थी, तो स्टील मार्केट को एंड्रयू कार्नेगी डोमिनेट कर रहे थे, पर रेल बोर्ड में ऐसी कोई भी मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस सेक्टर में कई सारी छोटी छोटी कंपनीज थी जिन्हें एक दूसरे से कॉम्पीट करने और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को हैवीली कट करना पड़ता था। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर गजब का दिमाग लगाया और इन छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन्होंने इन कंपनीज की मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर का यूज करते हुए इन सारी कंपनीज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। इससे मार्केट में रेल बोर्ड सेक्टर की कंपनीज काफी कम हो गईं और जेपी मॉर्गन की कंपनीज प्राइस को लेकर अपनी मनमानी चलाने लगी। अब क्योंकि जेपी मॉर्गन रेल बोर्ड सेक्टर पर काफी हद तक मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे, इससे यूरोपियन इन्वेस्टर्स का विश्वास अमेरिकन रेल बोर्ड सिस्टम की तरफ बढ़ा और इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आ गई। एक तरफ जहां उस समय के ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आराम से बैठकर अपना पैसा मल्टीप्लाई करना प्रेफर करते थे, वहीं जेपी मॉर्गन की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे उस पर कंप्लीट कंट्रोल जमाने की कोशिश करते थे। जेपी मॉर्गन ने अपनी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हुए रेल बोर्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जारी रखा और लगातार अपनी वेल्थ को बढ़ाते चले गए। साल 1979 में जेपी मॉर्गन ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल बोर्ड में $40 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिसके साथ अमेरिका के 1/3 रेल बोर्ड नेटवर्क पर अब उनका राज था। अब दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है इसे आप इस स्टैट से समझ सकते हो कि उस समय अमेरिकन स्टॉक मार्केट का 60% मार्केट कैपिटलाइजेशन रेल बोर्ड पर ही डिपेंड करता था। ये वो दौर था जब अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी और इस देश के बिजनेसेस बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। पर साल 1893 में इस रैपिड एक्सपेंशन पर एक तगड़ा सा ब्रेक लगता है। यूएस इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिकन बॉन्ड्स को गोल्ड में बदलकर विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इससे एकदम से अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा और बिजनेसेस एक के बाद एक बंद होने लगे। अब दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए $100 मिलियन वर्थ का फंड बनाया हुआ था, पर साल 1895 आते आते ये सिर्फ $9 मिलियन रह गया। ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डिप्रेशन था और अमेरिकन गवर्नमेंट अपने हाथ अब खड़ी कर चुकी थी। इस सिचुएशन में जेपी मॉर्गन प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड से मिलने वाशिंगटन पहुंचते हैं और उन्हें डिप्रेशन से निकलने का मास्टर प्लान बताते हैं। उनका प्लान था कि वो अपने साथी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाएंगे जो 3.5 मिलियन आउंसेस गोल्ड के बदले में अमेरिकन गवर्नमेंट से $65 मिलियन के गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे। क्लीवलैंड के पास जेपी मॉर्गन की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। दोस्तों सिर्फ 22 मिनट के अंदर सारे गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए गए और इकोनॉमी में पैसा आते ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस लौटने लगा। अमेरिकन इकोनॉमी को मिले इस बूस्ट के बाद स्टॉक मार्केट की हालत भी सुधरने लगी और 1897 में यूएस इकोनॉमिक डिप्रेशन खत्म हो गया।
जेपी मॉर्गन ने न सिर्फ सिंगल हैंडली अमेरिका को डूबने से बचाया, बल्कि गवर्नमेंट की मजबूरी का फायदा उठाकर काफी सस्ते में खुद भी गोल्ड बॉन्ड्स हासिल कर लिए। अपनी अपार इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज के साथ जेपी मॉर्गन अब दूसरे सेक्टर्स में भी हाथ आजमाना चाहते थे। अब उन्होंने फेडरल स्टील नाम की एक कंपनी को बनाया जो एंड्रयू कार्नेगी को टक्कर देने का सपना रखती थी। पर 1901 आते आते कार्नेगी काफी बूढ़े हो चुके थे और अपने स्टील बिजनेस को सेल करना चाहते थे। जेपी मॉर्गन ने मौके का फायदा उठाकर कार्नेगी स्टील को खरीदने की पेशकश कर दी। एंड्रयू कार्नेगी ने इसके लिए $480 मिलियन की मांग रखी थी, जिसे जेपी मॉर्गन ने एक्सेप्ट कर लिया और कार्नेगी का स्टील बिजनेस अब जेपी मॉर्गन के नाम हो गया। जेपी मॉर्गन ने फेडरल स्टील और कार्नेगी स्टील को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था यूएस स्टील, और साल 1901 में $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ये इतिहास की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। दोस्तों, ये वैल्यूएशन तब अचीव किया गया था जब अमेरिका के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वैल्यूएशन टोटल $9 बिलियन का था। अब जेपी मॉर्गन यूएस स्टील का 2/3 पार्ट कंट्रोल कर रहे थे। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी फंडिंग दी थी, और एडिसन इलेक्ट्रिक को दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनीज के साथ जोड़कर जनरल इलेक्ट्रिक को बनाने का क्रेडिट भी जेपी मॉर्गन को ही जाता है। अब दोस्तों, साल 1907 में अमेरिका के अंदर एक बार फिर से पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। इस साल न्यूयॉर्क सिटी की तीसरी सबसे बड़ी ट्रस्ट कंपनी निकरबॉकर ट्रस्ट कोलैप्स कर जाती है, जिसके कारण न्यूयॉर्क के कई बैंक विड्रॉ करने पर रोक लगा देते हैं। इससे देश भर के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट अब बैंक से लूज होने लगता है और कैश विड्रॉल अपने पीक पर पहुंच जाता है। एक साथ इतने सारे कैश विड्रॉल को इकोनॉमी झेल नहीं पाती और कई सारे बैंक्स कोलैप्स करने लगते हैं। दोस्तों, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैंक्स को पैसे थोड़ा स्लो स्पीड से गिनने के लिए ऑर्डर दे दिया था, जिससे विड्रॉल की स्पीड भी स्लो हो जाए। दोस्तों, इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, जो जेपी मॉर्गन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को इस समय एक ही इंसान बचा सकता था, और इसीलिए रूजवेल्ट अपनी दुश्मनी को भुलाकर जेपी मॉर्गन से मदद की गुहार लगाते हैं। इस बार भी जेपी मॉर्गन के पास इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक परफेक्ट मास्टर प्लान मौजूद था। जेपी मॉर्गन मेडिसन एवेन्यू में मौजूद अपनी लाइब्रेरी में देश के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इनवाइट करते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। जेपी मॉर्गन चाहते थे कि ये वेल्दी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने कंपटीशन में खड़ी छोटी कंपनीज को खरीद लें। अब इससे सारे बैंक्स को कोलैप्स होने से तो नहीं बचाया जा सकता था, पर अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव जरूर किया जा सकता था। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने ही कॉम्पिटिटर्स पर पैसे लगाने की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, पर जेपी मॉर्गन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उन सभी को तब तक लाइब्रेरी के अंदर बंद करके रखा जब तक सभी लोग इस डील पर एग्री नहीं हो गए। साल 1907 का निकरबॉकर क्राइसिस करीब 3 हफ्ते तक चला और एक बार फिर जेपी मॉर्गन के मास्टर प्लान ने अमेरिका को बर्बाद होने से बचा लिया। हालांकि दोस्तों, देश को इतनी बड़ी क्राइसिस से निकालने के बाद भी जेपी मॉर्गन अमेरिकन के नजरों में हीरो नहीं बन पाए थे। देश के लोग अच्छे से समझ चुके थे कि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि रेल बोर्ड और स्टील जैसे बड़े सेक्टर्स पर जेपी मॉर्गन की मोनोपोली हो और क्राइसिस के समय पर देश को एक इंसान पर निर्भर रहना पड़े। अब अमेरिका में जेपी मॉर्गन के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए और प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जो ऑलरेडी जेपी मॉर्गन की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर जेपी मॉर्गन के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जेपी मॉर्गन के पीछे छोड़ दिया गया, जिन्होंने रेल बोर्ड्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान कई फाइनेंशियल लूप होल्स को डिस्कवर किए। जेपी मॉर्गन ने वॉल स्ट्रीट के वेल्दी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मनी ट्रस्ट नाम की कम्युनिटी बना ली थी, जो इनडायरेक्टली पूरे देश के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रही थी। इसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हाउस बैंकिंग एंड करेंसी कमेटी पूजो कमेटी बनाती है, जो जेपी मॉर्गन से काफी लंबे समय तक पूछताछ करती है। लेकिन इससे पहले कि ये कमेटी कोई अंजाम तक पहुंच सके, 31 मार्च 1913 को जेपी मॉर्गन की मौत हो जाती है। दोस्तों, बात करें जेपी मॉर्गन की नेट वर्थ की, तो ये आज के हिसाब से करीब $25 बिलियन की थी। जेपी मॉर्गन की कंपनी जेपी मॉर्गन एंड को साल 2000 में चेस बैंक के साथ मर्ज हो गई और आज ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन $3 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज कर रहा है, जो जेपी मॉर्गन चेस को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाता है। किसी के लिए जेपी मॉर्गन हीरो थे तो किसी के लिए बहुत ही बड़े विलन। दोस्तों, जेपी मॉर्गन की स्टोरी सुनने के बाद आपकी उनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक रॉक कैसे पूरे दुनिया के पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस को कंट्रोल करता है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।